हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी एनसीईआरटी क्लास 10th लोकतांत्रिक शासन के चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे और यह अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद अपना जो सत्ता की साझेदारी नामक पार्ट है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन अध्याय नंबर 2 को शुरू करेंगे। बात करेंगे, चर्चा करेंगे सबसे पहले पार्ट 1, 2 और 3 की कहानी की। हमने क्या पढ़ के आ चुके हैं, सत्ता की साझेदारी के अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं। तो अपन ने पिछले 3 भागों में क्या सीखा? हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। इसको हमने 2 कथाओं के माध्यम से समझा। पहली कथा थी बेल्जियम की कथा, दूसरी कथा थी श्रीलंका की कथा। बेल्जियम क्या था? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश था जिसकी 100% आबादी का 59% भाग डच भाषी का था और 40% भाग किसका था? फ्रेंच भाषी का था। बचा 1%, तो 1% जर्मन भाषी का था। ठीक है, हमने देखा था बेल्जियम जो था, बेल्जियम देश जो था वो विभिन्न प्रकार की जाति जटिलता उसमें पाई जाती थी। बेल्जियम में विभिन्न प्रकार की जाति जटिलता पाई जाती थी, जिसके कारण उसकी सरकार को क्या फैसले लेने पड़े आगे हमने देखा था, है ना। फिर श्रीलंका के विषय में देखा था। श्रीलंका भी एक भारत के दक्षिण में, तमिलनाडु आपने सुना होगा, तमिलनाडु के दक्षिण में 1-2 किलोमीटर दूर एक द्वीपीय देश है जिसकी 100% आबादी का 74% भाग जो है वो सिंहली भाषी यानी सिंहली जो कम्युनिटी है वहाँ का है और जो शेष 18% जो भाग है वो तमिल भाषी लोगों का है, तमिल कम्युनिटी का है। इसमें भी, इस देश में भी क्या है, श्रीलंका देश जो है इसमें भी क्या पाई जाती है? जाति जटिलता पाई जाती है, यानी विभिन्न समूह, विभिन्न कम्युनिटीज पाई जाती है। दोनों ही देशों की कथा समान है, मतलब दोनों की देशों की जो स्थितियां हैं वो समान है। दोनों में ही बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही देशों में जाति जटिलता पाई जाती है। दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था चलती है, दोनों ही देशों में किसका पालन होता है? लोकतंत्र का पालन होता है और दोनों में व्यवस्था लोकतंत्र की पाई जाती है। लेकिन भिन्नता कहाँ आती है? हमने पार्ट 3 में समझा था कि बेल्जियम लोकतंत्र में किसको ऐड कर देता है। बेल्जियम जो है, ध्यान से समझना, हेडफोन लगा रखा है तो बहुत बढ़िया, और एक एक बात को ध्यान से समझना। बेल्जियम ने लोकतंत्र में क्या ऐड कर दिया? सत्ता का बंटवारा ऐड कर दिया, यानी सत्ता को उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सत्ता को बांट दिया और सत्ता का साझेदारी कर ली। यहाँ लिख रखा है सत्ता की साझेदारी कर ली, यानी जो पावर है उसको एक समुदाय को ना देकर उसने विभिन्न समुदाय में बांट दिया और जिसके कारण क्या हुआ? वहां पर लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, श्रीलंका में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। श्रीलंका ने किसका लोकतंत्र में किसको अपना लिया? बहुसंख्यवाद को अपना लिया, यानी जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा थी, वापिस से सुन लीजिए, जिस कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा थी उस कम्युनिटी को क्या बना दिया? उस कम्युनिटी को दे दी क्या? सत्ता। और सत्ता दे दी तो वो जो कम्युनिटी थी और वो राज करने लग गई। ठीक है, श्रीलंका पे राज करने लग गई। तो जो कम कम्युनिटी वाले लोग थे, वह कम्युनिटी जिसके लोग कम थे, वो गुस्सा होने लग गए। किससे गुस्सा होने लग गए भाई? श्रीलंका की जो सिंहली वाले थे उनसे गुस्सा होने लग गए। तो इस प्रकार से स्थितियां बिगड़ती चली गई और स्थितियां बिगड़ती चली गई तो अंतिम ये परिणाम निकला कि वहां पर गृह युद्ध हुआ और बर्बाद हो गया श्रीलंका। तो हमने ये बात समझी थी। फिर हमने समझा था ये परिचय बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, ये 3 टॉपिक अपन ने समझे। अब बेल्जियम की समझदारी को मैंने आपको समझाया था, ये भी समझ लिया अपन ने कि बेल्जियम ने समझदारी कर सत्ता का बंटवारा करा। ठीक है, फिर मैंने कल आप एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके विषय में बताया था। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भैया? सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2
तर्क हमने पढ़े थे। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हमने कितने तर्क पढ़े थे? 2 तर्क पढ़े थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। पहला जो तर्क था वो क्या था कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। पहला जो तथ्य था, तर्क था, वो क्या था? सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता के बंटवारे के कारण जो लड़ाई की संभव होती है ना, लड़ाई का जो कारण होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। फिर और भी दूसरा जो तर्क था वो ये था कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। ये अपन ने समझा था। ठीक है। तो ये पिछले पार्ट की कहानियां थी, थोड़ी स्पष्ट करना जरूरी है। आज अपन उससे थोड़ा आगे बढ़कर समझने वाले हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। यानी सत्ता का साझेदारी यदि अपन करना चाहे तो वो कितने तरीकों से हो सकती है, उसके कौन कौन से तरीके हैं। ध्यान से समझना, सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से तरीके हैं। यदि अपन सत्ता को शेयर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से सत्ता एक देश में शेयर की जा सकती है ना, उसका शेयरिंग किया जा सकता है। पावर को शेयर करा जा सकता है, किन किन तरीकों से किया जा सकता है, वो अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को, तमाम जितने भी आपके दोस्त हैं उनको इस चैनल के विषय में बताएंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुद्दा है आज का सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के रूप में सबसे पहले अपन भूमिका देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक है आपके पास उपलब्ध, तो आप निकाल लीजिए, उससे रीडिंग करते हैं, एक एक शब्द का मतलब देखेंगे। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से है। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास बुक नहीं है, अब मैं क्या करूं। ठीक है तो आप लेकर बैठिए, और नहीं है तो बिल्कुल ध्यान अपनी स्क्रीन पर रखिए और जो मैं बोल रहा हूं उस पर रखिए। चलिए अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप को। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक मतलब होता है पॉलिटिकल, सत्ता मतलब होता है पावर, यानी पॉलिटिकल पावर का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहूं, प्रधानमंत्री की पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की पावर है, जो प्रधानमंत्री को पावर दे रखी है वो प्रधानमंत्री की ही रहेगी। जो राष्ट्रपति की पावर है वो राष्ट्रपति की ही रहेगी। जो मंत्रीगण जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो पावर है वो उन्हीं की रहेगी। उसको बांट देना सही नहीं होगा, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसके ही विरुद्ध राजनीतिक सत्ता के बंटवारा नहीं किया जा सकता, तो किसका बंटवारा किया जा सकता है? यह लिख रखा है, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आता है। अगर हम राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी साझेदारी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्ता की साझेदारी तो कर सकते हैं। सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते तो सत्ता की साझेदारी तो कर सकते हैं ना। तो सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखेंगे। लिख रखा है, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। क्या कहा भाई? हमने कहा लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी जो शक्तियां हैं ना, सरकार की जो सभी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। क्या बात हो रही है? लंबे समय से हमने देखा यही मान्यता चली आ रही थी कि जितनी भी पावर है, जितना भी सरकार है, उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो किसी एक ही व्यक्ति को दी जानी चाहिए, या फिर ऐसा हो कि एक व्यक्ति जो एक किसी विशिष्ट स्थान या खास स्थान पर रहता हो उसको दी जाए या उस समूह को दी जाए। ऐसे अपन ने मान्यता चली आ रही थी। जैसा कि राजा महाराजाओं के उसमें भी होता था, हमने देख रखा है। राजा महाराजाओं के उसमें क्या होता था कि एक राजा होता था
जो कि पूरी प्रजा पर क्या करता था, एक छत्र राज करता था, है ना। मतलब राजा बोलेगा कि ये होना चाहिए तो वो होगा, अगर राजा बोलता है ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होगा। तो इससे क्या है, इससे तुरंत फैसले तो हो जाते थे। क्या लिख रखा है, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। यहाँ पर ये कह रहा है अगर राजा के हाथ में जब सत्ता होती है, यानी राजा के हाथ में शक्ति है, तो तुरंत फैसले हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जब फैसला लेता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो अपने दिमाग से फैसला लेता है, जो भी उसके दिमाग में चलता होता है वो कुछ भी कह देता है, बकवास कर देता है और दूसरे जो उसको मान लेते हैं। लेकिन जब अपन सत्ता को यानी शक्ति को बांट देते हैं, सत्ता की साझेदारी कर देते हैं, शक्ति की साझेदारी कर देते हैं, तो क्या होता है, जब अपन कोई निर्णय लेते हैं, जब अपन कोई कानून बनाते हैं या फिर हमारे को कुछ करना होता है, तो सिर्फ हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, हमें उन सबसे पूछना पड़ेगा, हमको उन सभी जो मेंबर हैं उन सबसे सलाह मशवरा लेना पड़ेगा कि जो भी साथियों ये जो डिसीजन है क्या ये सही है, अगर सही है तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। इस प्रकार का जो होता है वहां पर, इस प्रकार का संवाद होता है, ठीक है, इस प्रकार की मीटिंग्स होती है और मीटिंग्स के बाद ही क्या होता है, फैसला ले पाते हैं। इसके कारण ही क्या होता है कि जो तुरंत फैसला होता है ना वो नहीं हो पाता। जैसे कि अपन समझे मोटे मोटे तौर पर कि अपनी जो सरकार होती है वो एक फैसला लेने में कितने महीने लगा देती है, मतलब परिणाम फैसला तो पता चल जाता है कि भाई हमारे को ये होगा फैसला, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए कितना समय लगा देती है आपको भी पता है। जिस प्रकार से अभी इन दिनों लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन के समय में क्या हो रहा है, अभी 12वीं और 10वीं बोर्ड का जो मुद्दा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इसमें क्या है कि सरकार को फैसला लेने में कितना समय लग गया, ठीक है, सरकार ने खूब फैसला लिया। अब यदि यहाँ पर तुरंत फैसला लेने वाला यदि प्रक्रिया होती, मान लीजिए यहाँ पर किसी एक के हाथ में ही सत्ता होती है ना, तो अगर उसको अच्छा सही लगता कि एग्जाम कराने चाहिए तो वो एकदम बोल देता कि एग्जाम कराने चाहिए और सब उसको मान लेते, क्योंकि सारी सत्ता सारी शक्ति किसके हाथ में है, उस एक इंसान के हाथ में। लेकिन इस स्थिति में यदि भारत में अपन देखें कि भारत में जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो किसी एक आदमी के पास नहीं है, एक व्यक्ति के पास नहीं है, वो बहुत अलग अलग व्यक्तियों के पास है। जैसे शिक्षा मंत्री हैं भाई, है ना, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री अलग है, केंद्र की बात करें तो केंद्र के शिक्षा मंत्री अलग हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब केंद्र का फैसला लेना होता है तो केंद्र के शिक्षा मंत्री और उनके जो सलाहकार है वो सब बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके एक फैसला बनाते हैं, और वो फैसला जो प्रधान शिक्षा मंत्री है वो लेता है और वो प्रधानमंत्री जो है उसके पास जाता है और उससे सलाह मशवरा करता है। इस प्रकार में ये जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए यहाँ ये बात हो रही है कि लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई यानी उसको साझेदारी कर दी तो तुरंत फैसला लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है, अगर एक व्यक्ति के हाथ में अपन सत्ता दे देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये आगे देखिए। आगे लिख रखा है, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, यानी जितनी भी शक्तियों की अपन बात कर रहे हैं वो शक्तियां कहाँ से आती हैं, वो शक्तियां कहाँ से आती हैं, जनता से आती है। यानी आप और हम जो लोग हैं उन सबसे ही आती है। आपकी माता पिता, मेरे माता पिता और हम लोग जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तब हमें जाकर उन राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करते हैं। हमें वो स्रोत हैं, यानी हम सोर्स हैं
उन सभी राजनीतिक शक्तियों का। यही लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यही लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। क्या बात क्लियर हुई? चलिए आगे लिख रखा है, इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इसमें लोग लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से, यानी खुद के शासन की संस्थाओं के माध्यम से वो कुछ संस्थाएं बनाती हैं, उसके माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। यानी जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो खुद दूसरे लोगों को चुनते हैं और वो जो चुने हुए लोग हैं वो ही सत्ता को चलाते हैं, वो ही सरकार को चलाते हैं। आगे लिख रखा है, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वो होता है जिसमें समाज के जो विभिन्न समूह हैं और उनके जो विचार हैं, जो वो सोचते हैं, उनका सम्मान किया जाए, है ना। उनकी प्रॉब्लम को समझा जाए, उनकी इच्छाओं को समझा जाए कि वो क्या चाहते हैं, उनका सम्मान किया जाए, उनके विचारों का सम्मान किया जाए। और जो सार्वजनिक नीतियां हैं, यानी सभी जो चाहते हैं उसके हिसाब से क्या बनाई जाए? नीतियां बनाई जाए। और जो भी सब चाहते हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जो सब लोग चाहते हैं वो फुलफिल हो पाए। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? जैसे कि एक देश है, बेल्जियम की अपन ने उदाहरण लिया था। बेल्जियम में भी इसी प्रकार का था कि बेल्जियम में बहुत सुव्यवस्थित क्या थी? नीतियां बनाई गई थी, सबको फुलफिल किया था। ऐसा ही नहीं कि वहां पर जो सबसे ज्यादा लोग रहते थे, जो डच भाषी लोग रहते थे, उन्हीं की जो मर्जी थी वही चलती थी, उन्हीं की इच्छाएं को पूर्ण किया जाता था, यानी पूरा किया जाता था। ऐसा नहीं था, फ्रेंच वाले लोगों की भी इच्छाएं पूरी की जाती थी, जर्मन वाले लोगों की भी इच्छाएं पूरी करी जाती थी, कोई भी भेदभाव नहीं था। तो यही एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन का एक उदाहरण है। पूछ लिया जाए एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन के लिए आप किस का उदाहरण देंगे, किस देश का उदाहरण देंगे? तो आप क्या लिखेंगे? बेल्जियम देश का उदाहरण लेंगे, है ना। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन का सबसे सुदृढ़ और अच्छा जो उदाहरण है वो है बेल्जियम, है ना। और यदि 1 नंबर का पूछा जाए तो इतना ही लिखना है, बाकी ज्यादा नंबर का पूछा जाए तो आपको ऐसा भी लिख के आना है, क्योंकि इसमें ये है, ये पॉइंट है, तो आप वो लिख देना जो मैंने आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में। आगे लिख रखा है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। आपसे पूछ लिया जाए किसे अच्छा लोकतांत्रिक शासन माना जाता है, तो आप लिखेंगे उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को, जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उनको राजनीतिक जो सत्ता है उसमें हिस्सेदारी मिले। यानी ऐसा ना हो कि जो सरकार है वो खुद ही खुद अपने फैसले लेते रहे, जनता से ना पूछे कि जनता की क्या इच्छा है। जनता की जो इच्छा है, यदि अपन जो सरकार है उसके हिसाब से जो फैसले लेंगी तो ज्यादा देश की उन्नति होगी, क्योंकि देश जो है वो किससे बनता है? जनता से ही बनता है, लोगों से ही तो बनता है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी आज के जमाने की जो व्यवस्था है, यानी वर्तमान में जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, भारत में कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र ही चलता है, ध्यान देना। तो अपना सबसे अच्छा उदाहरण भारत ही है। ये अपन सारी बातें 9th कक्षा में पढ़कर आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन सिर्फ सत्ता की साझेदारी के रूप देखते हैं कि भैया सत्ता को अपन कितने प्रकार से क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। तो लिख रखा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, यानी बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अनेक रूप यानी
बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करेंगे। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं उदाहरण, उनका अध्ययन अपन आगे वाली जो इकाइयां आने वाली है, आगे वाली जो पाठ आने वाले हैं, उनमें भी करेंगे मुख्य तौर पर, है ना। तो ये कुछ उदाहरण है, प्रचलित उदाहरण है जिन पर अपन गौर करेंगे। तो सबसे पहला जो उदाहरण है सत्ता की साझेदारी के रूप का। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सत्ता की साझेदारी के रूप ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर, सत्ता की साझेदारी के रूप ही तो पढ़ रहे हैं। यानी सत्ता की साझेदारी को कितने रूपों में, मतलब कितने तरीके हैं सत्ता की साझेदारी को इम्प्लीमेंट करने के, यानी उसको लागू करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे अपन सत्ता की साझेदारी को कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है, लिख रखा है, शासन के विभिन्न अंग। सबसे पहला जो तरीका है उसको समझिए। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, समझ में आया? शासन के विभिन्न अंग, अपन ने देखा था कक्षा 9 में, हमने देखा था कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। शासन शब्द जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो शब्द है ना भाई, शासन, शासन जो शब्द है इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ही क्या होता है? सरकार। क्या मतलब है इसका? सरकारी है। शासन मतलब क्या होता है? सरकारी होती है। और सरकार को अपन क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये जो शासन शब्द है इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। शासन के विभिन्न अंग, यानी शासन जो है, सरकार जो है उसके 3 अंग है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा है विधायिका। यानी पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग है। इसके बाद क्या लिख रखा है? इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। जब शासन के विभिन्न अंग, जब शासन के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता का क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं। पूछ लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है? क्या होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण? तो आप क्या बोलेंगे? शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, पहला आपको समझ में आ रहा होगा। विधायिका, यानी विधायिका को अपन क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जब पावर की शेयरिंग होती है, पावर को बांटा जाता है, तो वो जो पावर का बांटने का तरीका होता है, वो जो वितरण है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो तरीका क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है, आगे लिख रखा है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अंकुश यानी क्या होता है? नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है कि वो मेरा उल्लंघन ना करे और दूसरा वाला मेरा उल्लंघन ना करे, है ना। आगे लिख रखा है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। क्या पढ़ा हमने? एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए मामला। अपन ने क्या देखा? क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। मतलब इस जो पहला जो तरीका है सत्ता की साझेदारी का, उसमें क्या होता है कि जो शासन के जो अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसके अंतर्गत इसमें जो जितने भी अंग हैं उसमें शक्ति को बांट दिया जाता है। और शक्ति को बांट दिया जाता है
तो जो विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये अपने ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी जो इनको शक्तियां दी गई हैं, जैसे विधायिका को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका को कुछ शक्ति दी गई हैं, न्यायपालिका को कुछ शक्ति दी गई है, तो वो अपने ही स्तर पर रहकर उन शक्तियों का उपयोग करेंगे, बस डेट्स इट। इनको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। तो ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है, अब ऐसा जो बंटवारा है, जब इस प्रकार का जो बंटवारा होता है, तो इस ऐसे बंटवारे से ये पता लग जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि जितनी शक्ति उसको दी गई है उसी का ही वो प्रयोग करेगा, उसका ही उपयोग करेगा। उसके अलावा वो असीमित यानी होता है अनलिमिटेड शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इससे ये सुनिश्चित हो जाता है, ये डेफिनेट हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित यानी अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता, है ना। जितना उसको दिया गया है वो उतना ही उपयोग कर सकता है, उससे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता। अगर करेगा, करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिया ही उतना है। ठीक है, आगे लिख रखा है हर अंग यानी सरकार का हर अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी हर एक अंग जिस प्रकार, जैसे उदाहरण लें, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है, यानी एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है ना। जैसे विधायक जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार का नियंत्रण होता है। अंकुश यानी क्या होता है? नियंत्रण रखना, कंट्रोल। ठीक है, अब इससे होता क्या है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से इससे क्या होता है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच, संस्था शब्द आया है यहाँ पर भाई, संस्था शब्द आया है। कौन बताएगा संस्था शब्द का मतलब? संस्था जो शब्द है वो भी अंग ही है ना। सरकार के जो अंग है ना, सरकार के जो अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं भैया? देखिए, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। यानी जो यहाँ पर जो संस्था शब्द है, यहाँ पर जो संस्था शब्द है वो किसको डिनोट कर रहा है? सरकार के अंगों को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है भाई? सरकार के अंगों को बता रहा है कि जो संस्था के बीच यानी सरकार के अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। इससे क्या होता है कि जो संतुलन बना रहता है, संतुलन कायम रहता है। ठीक, आगे बढ़े। आगे लिख रखा है लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं जब भी आए तो क्या समझना है? अंगों की बात हो रही है। लिख रखा है लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है? सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। किस प्रकार से? देखिए, विधायिका का क्या कार्य होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का क्या काम होता है? उसका क्या काम होता है कि उस कानून को लागू करना। तो जो लागू कर रहा है कानून को, तो सत्ता का उपयोग तो वही कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से लागू तो वही कर रहा है। लेकिन कार्यपालिका ये खुद लागू नहीं करती है। मान लो जैसे कि क्या होता, अगर संसद का जो संसद है उसका प्रावधान नहीं होता, संसद नहीं होती, तो क्या होता? अगर मान लीजिए कार्यपालिका ही होती, तो कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा लीडर है, यानी जो लीडर है वो क्या करता? वो अपनी मर्जी से विधायिका से कानून बनकर आता, और जो कार्यपालिका का जो मेन हेड है वो क्या कर देता? सीधे ही उसका उपयोग कर देता, यानी उसको लागू कर देता। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान किसका है? संसद का प्रावधान है। संसद में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं वो बैठते हैं, और वो जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है उस पर मंथन करते हैं, उस पर मीटिंग करते हैं, उस पर सोचते हैं कि भाई ये जो कानून है क्या वो सही है कि गलत है। अगर सही है तभी जाकर वो बहुमत के द्वारा पारित होता है, अन्यथा वो पारित नहीं होगा। अगर मान लो वो जो कानून है वो लागू हो गया, फिर आगे लिखा है न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अब देखिए, न्यायपालिका किस पे डिपेंड है? कार्यपालिका पे डिपेंड है। ठीक है, और कार्यपालिका किस पे डिपेंड है? संसद पे डिपेंड है।
यहाँ देखिए न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, यानी नियंत्रण रखती है। किस प्रकार से, मान लीजिए विधायिका यानी सबसे पहला अंग जो है सरकार का, विधायिका, वो गलत कानून बना रहा है ना, और उस गलत कानून को मान लीजिए कार्यपालिका भी लागू कर देती है, तो क्या होगा, इस स्थिति में जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका को दंड दे सकती है। वो बोल सकती है कि आपने ये गलत कानून क्यों बनाया। सबसे पहले तो विधायिका को बोलेगी कि आपने ये गलत कानून क्यों बनाया, और बनाया तो बनाया, कार्यपालिका ने इसको लागू कैसे कर दिया, और इसके लिए वो जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका को दंड दे सकती है। यानी अपन यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर समझें, अपन को क्या बात समझ में आ रही है, अपन को बात ये समझ में आ रही है कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका कोशिश करें समझने की, विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर लिख रखा है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, किस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन, सत्ता की साझेदारी के प्रथम रूप लिखेंगे क्या, सरकार के अंगों के बीच, है ना। यहाँ पर देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, है ना। टॉपिक क्या है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा ही क्या कहलाता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये आप लिख के आएंगे, और बाकी अभी जो नोट्स लिखवाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा रूप है, दूसरा जो तरीका है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका स्पष्ट है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा हो सकता है। यानी अभी अपन ने सिर्फ क्या देखा, सत्ता, वो जो सरकार थी, सरकार के अंगों को समझा, है ना, सरकार के जो पार्ट्स को समझा, लेकिन यह बात हो रही है सरकार के अपन ने पार्ट्स को समझा। मान लीजिए सरकार है एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के अपन ने सिर्फ अंगों का अध्ययन करा, अंगों जैसे उसके हाथों का अध्ययन करा, उसके पैरों का अध्ययन करा, उसकी नाक का अध्ययन करा, इस प्रकार से विभिन्न अंगों का अध्ययन करा। अब मान लीजिए कि जो वो एक व्यक्ति है उसका एक छोटा भाई भी है और उससे छोटा भाई एक और है, तो अब अपन क्या देखने वाले हैं, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर, यहाँ लिख रखा है, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। यानी अगर 3 भाई हैं तो उनके बीच में सत्ता का बंटवारा हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है, देखिए आप यहाँ पर अभी देखिए, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। क्या बोला अपन ने, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, मान लीजिए एक देश है, मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश की पूरे देश की एक सामान्य सरकार होगी, एक जनरल गवर्नमेंट होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। लिख रखा है जिसे अपन क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। आगे लिख रखा है, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार होंगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसका कोई एक नाम नहीं है ना। जो सामान्य सरकार होती है देश की, उसका तो एक सामान्य नाम है जो कि है केंद्र सरकार, या फिर हम इसको संघ सरकार भी कहते हैं। लेकिन प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तरों की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका में इसको अलग प्रकार से पुकारा जाता है, भारत में इसे अलग प्रकार से पुकारा जाता है, चाइना में इसे अलग प्रकार से पुकारा जाता है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, लिख रखा है, यदि भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। यानी देश की जो सरकार है वो तो क्या कहलाएगी, केंद्र सरकार।
ठीक है। अगर हम उसको राज्य में बांटें, यानी भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, और भारत किससे मिलकर बनता है? राज्यों से मिलकर बनता है। तो राज्यों, जितने भी राज्य हैं भारत में, उन सब पर एक छत्र राज किसका है? केंद्र सरकार का है। लेकिन समझना बात, और जो विभिन्न राज्य हैं वो भी विभिन्न राज्य, मतलब जैसे भारत है तो भारत सभी जितने भी राज्य हैं, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, जितने भी राज्य हैं उन सब पर सिर्फ एक केंद्र सरकार का राज्य होगा, ठीक है। जैसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। लेकिन गुजरात की अलग सरकार होगी, राजस्थान की अलग सरकार होगी, है ना। कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं इनकी सेपरेटली अलग अलग सरकार होगी। ये जो अलग अलग सरकारें होंगी उन्हें अपन क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। बाकी जो अमेरिका है उसमें कुछ और कहते होंगे, है ना। कौन बोलेगा, बताएगा? अमेरिका में अगर राज्य प्रांतीय क्षेत्र के स्तरों पर यदि हम सरकार को बांटते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलेंगे उसको? यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलेंगे? जैसे भारत में राज्य सरकार कहते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में क्या बोलेंगे? आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। मैं देखूंगा कमेंट किसका आता है, और यदि जिस बच्चे ने भी कमेंट करा उसको अपन हार्ट देंगे और शाबाशी दूंगा मैं, ठीक है। भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। यहाँ लिखा है हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, मतलब हर देश में ऐसा कोई लागू नहीं है, या फिर ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है, परमानेंट नहीं किया गया है कि सभी जो देश हैं वो ये जो व्यवस्था है इसका पालन करें, है ना। कोई चाहता है कि भाई हमारे सिर्फ केंद्र सरकार है तो वो केंद्र सरकार भी रख सकता है, और कोई चाहता है कि हमारे केंद्र के साथ साथ क्या हो, राज्य सरकार भी हो, तो वो भी रख सकता है, ठीक है। लेकिन यार समझने लायक ये बात है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग है। केंद्र सरकार जो होती है वो सभी राज्यों पर एक छत्र राज करती है, और जो राज्य सरकार होती है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं। क्लियर बात? चलिए आगे लिख रखा है कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, बात आ गई जो मैंने आपको कहा था। लेकिन हमारी तरह यानी भारत की तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मान लीजिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, यह देखिए, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्र सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, मतलब जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पाई जाती हैं, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। अगर जिस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाई जाती है तो उस देश के संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके मध्य, उसके बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता है संविधान में कि किस तरह राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएगी। इसका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सुस्पष्ट उल्लेख दिया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि राज्य सरकार को ये शक्तियां दी जाएंगी और केंद्र सरकार को ये शक्तियां दी जाएंगी। बात क्लियर? चलो आगे लिख रखा है बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। हमने दो कथाएं समझी बेल्जियम और श्रीलंका की, तो हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पाई जाती थी, लेकिन श्रीलंका की बात करें तो वहां पर सिर्फ केंद्र सरकार पाई जाती थी, ठीक है। लिख रखा है राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है ना। अब यहाँ पर समझिए, एक देश था, मान लीजिए भारत देश था। भारत देश की सबसे बड़ी जो सरकार थी वो थी केंद्र सरकार, उससे छोटी थी क्या? राज्य सरकार, ठीक है। भारत देश किससे बनता है?
राज्यों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उन राज्यों पर एक सरकार काम करेगी जिसे अपन कहते हैं राज्य सरकार, और वो जो राज्य हैं उनकी एक अलग अलग सरकारें बनेगी जिसे अपन कहते हैं राज्य सरकार। अगर हम राज्य से भी नीचे के स्तर पर चलें, यानी राज्य किससे बनता है? नगरों से बनता है ना। राज्य किससे बनता है? नगरों से बनता है। नगर किससे बनते हैं? पंचायती इकाइयों से बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है, अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य किससे बनते हैं? नगरों से। तो नगरों की अगर अलग अलग नगरों की अलग अलग नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं जो कि उस जो नगर है, वह जो नगर है उसकी क्या करती हैं? अध्यक्षता करती हैं। उसकी क्या करती हैं? सुनवाई करते हैं। यदि उस नगर के लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो सीधे राज्य सरकार के पास नहीं जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? नगर पालिका के पास जाएंगे। और अगर ये ना बोलकर मैं ये भी बोल सकता हूँ, नगर पालिका है उससे भी छोटी इकाई क्या है? पंचायत। तो पंचायत में जाएंगे सबसे पहले। अगर पंचायत में नहीं होता है उनका काम, तब नगर पालिका में जाएंगे। और ज़्यादा बड़ा मामला है तो नगर पालिका में भी नहीं होता है तो नगर पालिका कहाँ प्रेषित कर देगी? उस समस्या को राज्य सरकार के पास प्रेषित कर देगी। अगर राज्य सरकार तक भी मुद्दा, वैसे तो हो जाता है राज्य सरकार तक सॉल्यूशन, अगर नहीं होता है तो आगे बढ़ जाता है मामला, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भारत देश पर केंद्र सरकार थी, फिर राज्य सरकार थी, उसी प्रकार से राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार है, फिर नगर पालिका है, और फिर इसी प्रकार से नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका है, और फिर पंचायत है, ठीक है, ये है। और फिर पंचायत के अंतर्गत भी बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिसे अपन पार्षद और ये सब कहते हैं, है ना। वो बातें चलती रहती है। आगे लिखा है उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उच्चतर यानी जैसे केंद्र सरकार, और निम्नतर जिसे राज्य सरकार, स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे वितरण को, जब सत्ता का ऐसा वितरण किया जाता है जैसा भी अपन ने पढ़ा, तो वो वितरण जो है, सत्ता का ऐसा जो वितरण है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। अब पहले अपन ने क्षैतिज वितरण कहलाया था, जिसमें क्या होता है? जो सरकार के जो अंग हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, वो तो क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। जब सरकार के अंगों के मध्य, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके मध्य सत्ता का बंटवारा किया जाता है, तो हम उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? जब सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, तो इस प्रकार के बंटवारे को, इस प्रकार के वितरण को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। पूछा जा सकता है क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, तो आप इसका अच्छी तरीके से उदाहरण देंगे। क्षैतिज वितरण में तो क्या होता है? जो सरकार के अंग होते हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके मध्य सरकार का बंटवारा होता है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या कहानी है? ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के स्तरों की है कि सरकार किस स्तर की, उच्च स्तर की है, जैसे राज्य सरकार, जैसे केंद्र सरकार उच्च स्तर की है, और निम्न स्तर की क्या है? राज्य सरकार है। तो इनके मध्य सत्ता का जो वितरण होता है, सत्ता का जो बंटवारा होता है, वो किस प्रकार से होता है? वो जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाती है। क्या बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, अपन इससे विस्तार से चर्चा कब करेंगे बताएंगे सारे बच्चे। अगले जो इकाई है उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगला जो अध्याय आएगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से खोल के पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो तरीका है सत्ता की साझेदारी का रूप जो है वो क्या है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। ध्यान से समझना इस बात को। पहली बात थी सत्ता जो सरकार है उसके अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा हो रहा था, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
फिर उसके बाद हमने देखा सत्ता सरकार जो है, सरकार के स्तरों के मध्य यानी उच्चतर स्तर और निम्नतर स्तर है, उनके मध्य जब उनके मध्य क्या हो रहा था, बंटवारा हो रहा था। अब क्या बात आ रही है, अब एक नई बात सामने आ रही है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। यानी एक देश मोटे मोटे तौर पर किससे मिलकर बनता है, लोगों से मिलकर बनता है, और लोग आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, मसलन समूह का निर्माण करते हैं, भाषाई समूह का निर्माण करते हैं, धार्मिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सत्ता का बंटवारा है वो सामाजिक समूहों के बीच में, धार्मिक समूह के बीच में भी हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था बेल्जियम में अपन ने क्या देखा था, बेल्जियम में अपन ने सामुदायिक सरकार के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा था। सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, हर एक शहर की, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार वह होती है जो किसी एक समुदाय से बिलोंग करती है, एक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मान लीजिए बेल्जियम की यदि बात करें, लिख रखा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। मैंने आपको बताया था, नहीं पता है तो मैं एक बार वापस से स्पष्ट कर देता हूँ कि सामुदायिक सरकार क्या होती है। सामुदायिक सरकार वह सरकार होती है जो किसी एक भाषाई समूह से क्या करती है, रिलेट करती है, एक भाषाई समूह से क्या करती है, संदर्भित होती है, ठीक है, मिलती है एक भाषाई समूह से। यानी मान लीजिए बेल्जियम में 3 प्रकार के क्या थे, अपन ने देखा था ना, बेल्जियम में 3 प्रकार के कम्युनिटी पाई जाती थी, समुदाय पाए जाते थे। पहला समुदाय था डच समुदाय, दूसरा समुदाय था फ्रेंच समुदाय, और तीसरा समुदाय था जर्मन भाषी समुदाय। तो जो डच समुदाय है उसकी एक सामुदायिक सरकार अलग होगी, और फ्रेंच भाषी उनकी एक अलग सामुदायिक सरकार होगी, और जर्मन जो लोग हैं उनकी एक सामुदायिक सरकार अलग होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग सरकारें समुदाय के आधार पर बढ़ती हैं, ठीक है। तो कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारत में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, सामुदायिक सरकार भारत में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये बेल्जियम की कहानी है, ठीक है, जहां पर मेयर और ये पाए जाते हैं, है ना। अगर आपको अगर मूवी देखने का शौक है ना, तो एक मूवी बताता हूँ जिसमें एक कार्टून मूवी है जिसमें सामुदायिक सरकार को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। वो है ज़ूटोपिया। ये जो मूवी है ना, ये हॉलीवुड मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं और अलग अलग जानवर होते हैं, और वो बोलते हैं तो उनका एक समाज होता है। इस प्रकार की एक अच्छी सी कहानी है, उसको आप देखेंगे ज़ूटोपिया। तो वहाँ पर एक मेयर होता है, मेयर जो होता है वो कम्युनिटी का होता है, एक समुदाय का होता है। तो वो चीज़ वहाँ पर बताई गई है। तो आप ज़ूटोपिया पिक्चर को आप एक बार जाके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि अपने देश में भी ऐसा करने की पिछले साल हुआ है ना। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे, है ना। अब देखिए, भारत में ये संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह पाए जाते हैं। नाम लेना भी यदि मैं शुरू करूँ ना तो वीडियो 2 घंटे की 3 घंटे की हो जाएगी, इतने ज़्यादा सामाजिक समूह पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बांग्ला बोलने वाले भी लोग हैं, यहाँ पर गुजराती बोलने वाले भी लोग हैं, यहाँ पर कन्नड़ बोलने वाले भी लोग हैं, यहाँ मराठी बोलने वाले भी लोग हैं, यहाँ राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं, हर एक प्रकार के लोग हैं। तो इस जाति जटिलता सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। तो सामाजिक समूह का जो अस्तित्व है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारी जो व्यवस्था है
वो इतनी अच्छी है कि उसमें सारे व्यक्तियों का सहभागिता हो जाती है। जब अपन उच्चतर कक्षाओं में जाएंगे या फिर अगले अध्याय में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। आगे लिखा है अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में, जो सामाजिक विविधताएं हैं, समाज की जो विविधताएं, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई हरिजन है, कोई कोली है, कोई तिवारी है, कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, इस प्रकार की जो सामाजिक विविधताएं होती हैं वो शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों को हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकी चर्चा अपन इकाई नंबर 2 में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, ये लास्ट तरीका है सत्ता की साझेदारी का। उसके बाद अपन नोट्स देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे एक सवालों को। लिख रखा है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। क्या लिख रखा है? सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके हमने सत्ता की साझेदारी के पढ़े। पहला तरीका, सत्ता के, सरकार जो है, सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा, सरकार के स्तरों के मध्य सत्ता का बंटवारा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा कि जो सामाजिक समूह हैं उनकी भी एक सरकार होती है जिसे अपन सामुदायिक सरकार कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, वो पढ़ा। उसमें भी विभिन्न जो समुदाय होते हैं उनके मध्य सत्ता का बंटवारा किया जाता है। फिर अब चौथा जो पढ़ रहे हैं अपन, उसमें क्या है कि दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा, यानी आगे पढ़ें तो लिख रखा है लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। सत्ता के दावेदार यानी सत्ता को पाने वाले, मतलब दावेदार यानी दावा करने वाले कि ये जो सत्ता है वो तो मेरे लिए बनी हुई है, इस सत्ता का तो मैं दावेदार करता हूँ कि इस सत्ता को मैं, इस शक्ति को मैं इतनी अच्छी तरीके से यूज करूंगा और देश में क्रांति ला दूंगा। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अरे हाँ हमने ऐसी कोई लाइन सुनी है कि है ना, हम सरकार में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये बदलाव कर देंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे, ये फलाना ढिमका, ये सारी बातें अपन ने पढ़ रखी। तो यहाँ पर हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आपका जो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दौड़ रहे हैं। यहाँ हम बात करें पार्टियों की, जो पार्टियां होती हैं जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम जनता पार्टी है और तमाम प्रकार की जो पार्टियां हैं, ये सत्ता के दावेदार हैं जो चाहते हैं कि सत्ता हमें मिले। लिख रखा है ना भाई, लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। यानी सत्ता के जो दावेदार हैं, सत्ता को पाने वाले जो लोग हैं, वो भी जरूरी होना चाहिए। किस प्रकार से जरूरी होना चाहिए? आगे लिख रखा है समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यानी बहुत सारी पार्टियां होती हैं और जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो बोलती हैं, वो सत्ता को पाने का दावा करती हैं कि हम इसके क्या है, हम इसके बिल्कुल जो ये इसका जो क्राइटेरिया है, हम इसके बिल्कुल योग्य हैं इस सत्ता को पाने के लिए, ऐसा दावा करती हैं। वो क्या दावा करती हैं? ये जो सरकार, ये जो सत्ता है, ये जो पावर है, इसको पाने का हम दावा करते हैं क्योंकि हम इसके योग्य हैं। हमारे को ये सत्ता दीजिए तो हम क्या करेंगे, इसका बेहतरीन उपयोग करके क्रांति लाएंगे। आगे लिख रखा है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। मतलब पार्टियां जो हैं जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां हैं वो सत्ता के लिए यानी शक्ति को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए क्या करती हैं? आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, यानी आपस में कंपटीशन करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। यानी जो सरकार है वो ये सुनिश्चित हो जाता है इससे कि सत्ता जो है वो किसी एक व्यक्ति या समूह के बीच में नहीं जाएगी, हर बार अलग अलग आएगा। जैसे एक लिख रखा है आगे, एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक
समूह वाले पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। हमने देखा है हर 5 साल में पार्टी जो होती है वो बदलती है, सरकार जो होती है वो बदलती है, और सरकार बदलती है तो सरकार का जो विचारधारा होती है वो भी अलग होती है, उसमें जो लोग होते हैं वो भी अलग होते हैं, वो अलग अलग सामाजिक समूह से रिलेट करते हैं। तो हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति समूह से रिलेट नहीं होता, इसमें क्या अलग अलग समय समय पर बदलते रहते हैं। आगे लिख रहा है कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। ठीक है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। हम देखते हैं पार्टियों में, लोकतंत्र में हम जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जितने भी होते हैं इनको भी हम बढ़ चढ़ के एक्टिव देखते हैं किसमें, लोकतंत्र में। लिख रखा है सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी ये जो समूह हैं, ये जो सारे समूह अपन ने देखे कौन कौन से, व्यापारी, उद्योगपति, ये भी क्या करते हैं अपने सदस्य वर्ग की, यानी कोई व्यापारी है तो वो अपना जो व्यापारी समूह है उसका दावा करता है और दबाव बनाता है कि मैं भी सत्ता का भागीदारी बन सकता हूँ, तो वो भी पार्टी में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से अब इसके विषय में अपन आगे चर्चा करेंगे। लिख रखा है कि इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे, मतलब विस्तार से अपन इसको जानेंगे। अभी सिर्फ मोटे मोटे तौर पर जान तो अपन ने एक तरीके से 4 प्रकार के जो क्या थे सत्ता की साझेदारी के तरीके थे कि सत्ता की साझेदारी को किन किन तरीकों से क्या कर सकता है, बांटा जा सकता है, तो वो अपन ने सब देख लिया। अब उनको अपन ने सिर्फ पढ़ा, अब उनको एक पॉइंट्स के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए पॉइंट्स के रूप में मैंने लिख दिया। पहला जो तरीका था वो था शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। यहाँ पर आप लिख सकते हो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा भी आप लिख सकते हो। अब जब भी मैं जैसे पहला पॉइंट मैंने पढ़ा शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, तो आपके दिमाग में एक पीडीएफ फाइल की तरह क्या खुलना चाहिए, जो मैंने कंसेप्ट आपको लिखवाया, जो आपको कंसेप्ट आपको तैयार करवाया, वो आपको पीडीएफ जैसे पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं और कंटेंट अपने सामने होता है ना, वैसा का वैसा ही आपके दिमाग में भी क्लिक होना चाहिए एकदम, है ना। अब मैं नाम ले रहा हूँ दूसरा, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो प्रोसेस सारा का सारा जो मैंने आपको बताया। मैं नाम ले रहा हूँ सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। यानी यहाँ बात हो रही है सरकार के विभिन्न स्तरों की, यानी सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उच्च स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर से मतलब क्या है, केंद्र सरकार, और निम्न स्तर से मतलब क्या है, राज्य सरकार, ये चीज। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आना चाहिए, सामुदायिक सरकार का उदाहरण आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा, तो आपका लास्ट वाला जो है पार्टियों वाला, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब नोट्स लिख लेना आप। नोट्स में आपको ये लिखना है, देखिए ये नोट्स हैं आपके, इनके बीच में आप ये लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको गहराई में जाना नहीं है, बाकी इसमें सारी के सारे बातें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये आपके नोट्स हैं, ये 3 ये 4। ठीक है, ये आपके सारे के सारे नोट्स थे। अब नोट्स लिख लिए हों तो अब जो भी आपने सीखा, देखते हैं आपने क्या क्या सीखा, है ना। अब अपन जांचते हैं क्या समझा क्या जाना। ये आपकी जो बुक के तहत एक प्रोग्राम चलता है, क्या समझा क्या जाना के तहत। अब देखते हैं पूरे टॉपिक जो आपने पूरा समझा, 1 घंटा अपना मैं देख रहा हूँ वीडियो हो रही है, तो 1 घंटे की वीडियो में आपने क्या समझा आज के लेक्चर में, वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। यानी जो अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े ना, उनमें से ये 4 उनके उदाहरण हैं, रैंडमली दे रखे हैं। अब आपको इन उदाहरणों को पढ़कर ये समझना है कि कौन सा उदाहरण किस सत्ता के साझेदारी के रूप को प्रदर्शित करता है, बात समझना। तो यहाँ लिख रखा है ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं, यह आपको पता लगाना है। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है ये भी बता सकते हैं आप।
तो सबसे पहला उदाहरण मैं पढ़ता हूँ। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। तो हमारे को यहाँ पर मेनली नजर आ रहा है, यदि मैं आपको बताऊं, न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका, सरकार आदेश दिया, सरकार को आदेश दिया, यानी यहाँ पर जो सत्ता की साझेदारी का जो पहला रूप था, कौन सा रूप? सरकार के विभिन्न अंगों वाला, कार्यपालिका, न्यायपालिका और वाला, उसको वो वाला यहाँ पर लग रहा है। यानी पहले वाला जो था, ये वाला, वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहले वाले उदाहरण में। दूसरा उदाहरण देखें तो लिख रखा है कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तो यहाँ पर चिल्ला के लाइन कह रही है, पहला आ गया प्रांत, दूसरा आ गया मूलवासी समुदाय, है ना, और तीसरा आ गया स्थानीय। तो इतने सारे शब्द आपको कीवर्ड दे दिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सा सत्ता की साझेदारी के कौन से रूप की बात कर रहा है, कौन से सामूहिक यानी सामुदायिक सरकार की बात कर रहा है, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जब सत्ता का बंटवारा होता है उस रूप की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, तो ये पार्टियां आ गया, तो इसका मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो चौथा वाला है पार्टियों वाला वो आ जाएगा। अगला है नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वह यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की, यानी जो नाइजीरिया है एक देश है, उसके जितने भी राज्य हैं, प्रांतों का मतलब राज्य ही होता है, तो राज्य हैं, उनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने मांग करी किससे? संघीय सरकार से। तो यहाँ पर संघीय सरकार आ रहा है, प्रांत आ रहा है, तो बात आ रही है कौन से? पहले रूप की, है ना, मतलब दूसरे रूप की। सॉरी, दूसरा रूप कौन सा था? सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप कौन सा था? कौन बताएगा? सत्ता की साझेदारी का जो दूसरा रूप था वो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता के बंटवारे को प्रदर्शित करता था। तो वाला जो है उसका इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा आज की वीडियो में। अगर पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखे तो वो भी देख लेना, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आगे की वीडियोस में अपन चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।